ताज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग सर्कुलर मोशन क्लास 11 के टॉपिक को डिस्कस कर ही रहे थे और इसका हम लोग लेक्चर 3 हम उसको अपलोड भी किया था तकरीबन 2 दिन पहले। बीच में हम टाइम इसलिए दिया बाबू कि आप थोड़ा अच्छे तरीके से वीडियो को देखें। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि हम दोबारा से गायब हो गए हैं यूट्यूब से, बिल्कुल भी नहीं। हम नए लेक्चर्स की तैयारी में थे ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें। बहुत सारे रेफरेंस बुक्स को देखना पड़ता है बाबू ताकि एक सही कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके। आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं कि उसके जवाब को भी हमको ढूंढना पड़ता है कि एक बेहतर सा जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि एक तो बच्चों में सवाल पूछने का जो आदत है उसको आजकल तो यूं ही ख़त्म किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि तुम जिस तरह से सवाल पूछ रहे हो इसी तरीके से कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किया करो। अगर हम जवाब नहीं दे पाए, हम अपने बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास। तीन एक चार चार किताबें मेरे पास फिजिक्स की। मैं रेफरेंस में उनमें देखूंगा कि वो कंटेंट क्लियर कर सकूं, आपको समझा सकूं। ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे और अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एक्सेलरेशन को ही लेकर के हम लोग पहले हम आपको बताए थे कि कितने प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं। उन सभी एक्सेलरेशन में पहला एक्सेलरेशन जो हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका हम फॉर्म भी निकाला था, फॉर्मूला भी। तो वहीं से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और न्यू डेरिवेशंस अगर रहे तो वो देखेंगे। 4 प्रकार का त्वरण हम समझाए थे आपको, उन सारे टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम कैमरा को थोड़ा सेट कर लें। चलिए शुरू किया जाए कार्यक्रम। तो बाबू, तो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में 4 प्रकार का त्वरण का बात किए थे। पहला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम कह रहे थे बाबू अभिकेंद्रीय त्वरण, जो केंद्र की ओर लग रहा था और बहुत ही अच्छे तरह से हम समझाने का कोशिश भी किए थे। दूसरा जो है बाबू, पहला तो हो गया बाबू सेंट्रीपिटल, दूसरा वाला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हिंदी में इसे कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो होता है बाबू उसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। किस नाम से पुकारते हैं बाबू? नेट एक्सेलरेशन, यानी कुल त्वरण। बोला ठीक है सर। और चौथे वाले पे हम क्वेश्चन मार्क लगाए थे कि एक और है, आज बता दिया जाए। हालांकि अब तक तो हमको लगता है कि 2 दिन हो गया है, तो आप खुद पता कर लिए होंगे कि जो चौथा वाला है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हम लोग डिस्कस किया था बाबू। एंगुलर को हम लोग कोणीय कहते हैं और एक्सेलरेशन को हम लोग त्वरण कहते हैं। अब सबको किससे किससे सूचित करते हैं, अब हम वो बताने वाले हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग AC से, क्योंकि A फॉर एक्सेलरेशन और C जो हो गया वो सेंट्रीपिटल के लिए हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग AT से सूचित करेंगे। नेट एक्सेलरेशन को हम लोग A नेट से सूचित करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से सूचित करेंगे। तो बाबू, इसमें से क्या क्या चीज हम लोग पढ़ लिए? इसमें से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा चुके हैं, जिसका वैल्यू निकल कर आया था AC इज इक्वल V² अपॉन R, या फिर ये था R ओमेगा का स्क्वायर। V बराबर R ओमेगा होता है तो R से R कट जाएगा तो R ओमेगा स्क्वायर, ये रिजल्ट निकल कर आया था। और इसका जो दिशा निकल कर आया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो था टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर,
और त्रिज्या के साथ थी अलोंग द रेडियस, ये AC निकल कर आया था। और वेलोसिटी के साथ ये भी हम लोग डिस्कस किए थे, जो हम डिराइव कर रहे थे वैल्यू को, फॉर्मूला निकाल रहे थे बाबू। तो वहां अगर आपको ध्यान हो तो हम इसमें बताए थे कि स्पर्श रेखा के तौर पर जुड़ी हुई होती है, और क्लास 10th के ज्योमेट्री का रेफरेंस लेकर के बात किए थे, अगर आपको याद हो। तो अब कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी, ध्यान रखेंगे बाबू। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल चुका है, तो एक टॉपिक शुरू होगा एक या दो लेक्चर के बाद, या एक ही लेक्चर के बाद शुरू हो, क्योंकि हम अभी ये पूरा एक्सेलरेशन आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो लेक्चर में। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर जाने से पहले एक प्रॉपर वीडियो हम तैयार करेंगे स्यूडो फोर्स को समझाने के लिए, क्योंकि स्यूडो फोर्स का टॉपिक डिस्कस होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेकर। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल केंद्र की ओर, अभिकेंद्रीय बल नाम तो सुने ही होंगे, और एक होता है अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। तो जो अभिकेंद्रीय हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अपकेंद्रीय के बीच में एक छोटा सा लेक्चर हम बनाएंगे, 10 12 15 मिनट का शायद हो, वो तो डिपेंड करता है बाबू कि फिर हम समझा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि समझाते समझाते 12 से 13 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि समझाने के जोन में जब चले जाते हैं तो वीडियो 50 मिनट चला जाता है। हमको मालूम है कि 30 मिनट से ज़्यादा आप लोग से पार नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है मेरे साथ कि हम वीडियो कभी कभी लंबा हो जाता है बाबू, ठीक है ना। तो ऐसा करो तुम उसको कि वीडियो को हाफ हाफ टाइम में बांट दो। हम एक दिन के या 2 दिन के अल्टरनेटिव में वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बोला करो, बताया करो कि हाँ सर आपने ये जो कहा ये बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम रेगुलर रेगुलर तो खैर हम भी इसके फेवर में नहीं है, रेगुलर वीडियो के हम भी फेवर में नहीं है। तो चलिए सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इस उम्मीद में कि आप सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और एक अच्छा माहौल पढ़ाई वाला बनाया जाए। कहां से शुरू करेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। तो टॉपिक लगा लेते हैं सर, टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी केंद्र नहीं है ये, टेंजेंशियल जो है इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखीय एक्सेलरेशन, यानी के त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण। सर अब ये क्या चीज है सर स्पर्श रेखीय त्वरण? अभी समझ में आ जाएगा बाबू, अभी समझ में आ जाएगा। समझाएंगे नहीं ऐसा हो नहीं सकता बाबू, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। चलिए सर, सबसे पहले तो हम हम सबसे पहले हम क्या किया, एक सर्कुलर पाथ बनाया। ये कैसा रास्ता है बाबू? सर ये तो वृत्तीय रास्ता है, वृत्ताकार पथ है। सर्कुलर पाथ बना दिया, वृत्ताकार पथ बना दिया, बहुत अच्छा बात है, वृत्ताकार पथ बनाया। और सब रेफरेंस है, ठीक है, सब रेफरेंस से बात करते चलेंगे कि हम जो सर्कुलर पाथ की बात करते हैं बाबू, तो यहां पर जब हम बात किए थे आपसे इसके बारे में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बारे में, देखो कैसे सब इंटरकनेक्टेड है बाबू, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात किए थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, तो वहां पर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट ही तो रख रहे थे। कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी बदलेगी नहीं, तो वो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या मोशन बोल देते हैं ना, वो गति जो थी वो यूनिफॉर्म थी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। अब क्योंकि वो वेग बदल नहीं रहा था, तो गति बोल दिया, तुम समझ ही रहो क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी बदल नहीं रहा था, इस पॉइंट पर जो पार्टिकल था वो v वेग से गतिशील है। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो v वेग से था, वो भी v वेग से, और ये भी v वेग से। तो सभी में हम एक चीज कॉमन लिया था कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड से है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, और ये भाई साहब भी 5 मीटर पर सेकंड से, सब एक ही है ना। ये v है तो v1 है, ये v2 हो गया, ये v3 हो गया, और ये v4 हो गया। हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, समझिएगा तो दिक्कत नहीं है, नहीं समझने वाले के लिए तो हजार दिक्कत है।
तो यहां पर जो हम बताया कि क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बोले यस सर। और दूसरा चीज बताया गया कि उनका डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन क्या बदलता है? चेंज होता है। यही बात हुई थी। डायरेक्शन बदलेगा क्योंकि वृत्ताकार पथ पर कुछ हो या ना हो, डायरेक्शन चेंज होगा। और जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता था, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता था, तुरंत सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिंदा हो जाता था। इसके साथ साथ डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ कहां? केंद्र की ओर। बोला ठीक। वेग के साथ ये कितना पे गिरते थे? 90 डिग्री पर। वो सब जगह फिर से हम नहीं बना रहे हैं, बस समझ जाइए कि ये 90 डिग्री पर गिरते थे। हाँ सर, ये बात तो है, ये तो हम भी सुने थे सर, है ना, ये डिस्कस किए थे। फिर अब इन्हीं से जुड़ा हुआ आपका दूसरा जो शुरू होगा वो है टेंजेंशियल। इसको हम नकारेंगे, टेंजेंशियल एस्केलरेशन। क्या नकारेंगे? कुछ चीजों में बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे सर आप? देखिए, बदलाव करना पड़ेगा। सर बदलाव क्या करेंगे? नंबर 1, ये कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ये बोलेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहा, नहीं रहा। समझ लो बात को कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ, अब इसके लिए इस फोटो को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहां 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 7 मीटर, यहां पर 8 मीटर, यहां 12 मीटर। तो बार बार वेग v1 से v2 चेंज हो गया, v2 से v3 चेंज हो गया, v3 से v4 चेंज हो गया, v4 से v1 चेंज हो गया। यानी वेग के मैग्नीट्यूड, वेग का मैग्नीट्यूड, थोड़ा बारीकी में बात करो, वेग का मैग्नीट्यूड यानी के चाल, यानी के स्पीड। सर ये क्या बोल रहे हैं साहब? तो ये आप 9th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हो? चाल और वेग दोनों एक ही चीज होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वेग एक सदिश राशि है, वेग में डायरेक्शन जुड़ जाता है। तो अगर हम वेग के लिए केवल मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ परिमाण की बात करें तो गति है, मतलब चाल है, वो स्पीड है वो, ठीक। अब ये कह रहा है, टेंजेंशियल एस्केलेशन बोलता है कि अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट ना रखें, मींस वेलोसिटी को बदलते रहें, वेलोसिटी बदल रहा है, बदला रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी जो चेंज होगा तो वो किसको उत्पन्न करेगा? वो त्वरण उत्पन्न करेगा, त्वरण उत्पन्न करेगा। अब जरा ध्यान देते हैं सर, थोड़ा ध्यान देते हैं, है ना। अगर वो कण इस दिशा में गतिशील है तो यहां दौड़ते हुए अगर वो अपने वेग को बढ़ा दे, ऐसे दौड़ रही थी, इस पॉइंट पर वेग कुछ और था और बढ़ा करके यहां पहुंच गई, वेग को बढ़ाती हो, तो त्वरण भी, क्योंकि यहां सर वेग इस पॉइंट से इस पॉइंट में वेग में परिवर्तन हुआ है, और ये जो वेग में परिवर्तन हुआ है वो जन्म देगा किसको? त्वरण को। और ध्यान दीजिए बात को, वो त्वरण जो उत्पन्न हुआ वो इसी रेखा पर हुआ, इसी रेखा पर उत्पन्न हुआ। कौन? त्वरण। तो इसलिए वो त्वरण जो होगा AT, वो इसी रेखा पे जन्म लेगा। फिर से इस बिंदु पर, इस बिंदु पर समझाते हैं, ठीक। अगर वेग इस दिशा में है तो कण इस दिशा में गतिशील है 7 के स्पीड से, फिर धीरे धीरे वो अपने स्पीड को कम करते चली गई, तो कम करेगी धीरे धीरे, तो आगे ना बढ़ के वो पीछे जाएगी। तो अगर आगे जाए या पीछे जाए हमको उससे मतलब नहीं है, बट त्वरण की दिशा क्या होगी? त्वरण की दिशा क्या होगी सर? ऑब्वियसली ना, कि अगर यही रास्ता पे दौड़ना हो तो अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण की दिशा यहां से आगे होगी, अगर वेग घटेगा तो त्वरण की दिशा पीछे की ओर हो जाएगी, यानी AT पीछे की ओर हो जाएगा। कौन सी त्वरण? स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्यों सर? त्वरण किसमें हो रहा है? वेग में परिवर्तन के। तो वेग की दिशा अगर यही है तो यही आगे बढ़ेगा या यही पीछे होगा, तो ये जो आगे या पीछे है यही तो वेग में चेंजेस ला रहा है, V1 V2 V3 V4। तो वेग में ये है बदलाव सर, और अगर ये वेग का बदलाव है अगर, तो त्वरण कहीं और नहीं भटकेगा, त्वरण वेग वाले रास्ते पर ही होगा। फिर से तीसरी बार, फिर से, अगर वेग बढ़ गया तो यहां चलाया वेग, तो एक वेग ये था बाबू,
एक वेग यहां आया तो वेग में परिवर्तन हुआ, त्वरण का जन्म हुआ। क्योंकि वेग बढ़ा था तो त्वरण इसी दिशा में होगा। बोला बहुत अच्छा। अब ये देखो वेग पहले से यहां पहुंचा हुआ है, अब ये वेग धीरे धीरे कमा, धीरे धीरे घटा, तो घटेगा तो स्पर्श रेखीय त्वरण पीछे की ओर हो जाएगा एटी। ये वाला बात समझ में आ रहा है? एकदम आसान है सर। तो स्पर्श रेखा का मतलब, स्पर्श रेखीय त्वरण का मतलब ही है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा तो हम लोग 10th में पढ़ते ही हैं कि सर अगर बढ़ेंगे तो इधर, घटेंगे तो इधर। तो ये एटी पीछे भी जा सकता है, एटी आगे भी जा सकता है, इधर उधर नहीं जाएगा। आगे या पीछे किसके? सर जो वेग आप बनाते हैं ना, उस वेग के लिए तो वेग तो खुद ही स्पर्श रहता है, किसके साथ? एसी के साथ। सही है। तो बाबू सीखते क्या है हम यहां इस पूरे बकबक में? आप सीखे क्या? सर हम सीखा कि आपने कहा टेंजेंशियल एस्केलरेशन ये तब उत्पन्न हुआ जब हमने वेग में कांस्टेंट नहीं रखा, वेग में बदलाव किया। तो वेग में जो बदलाव किया वो समय के सापेक्ष वेग में बदलाव। अब तुम बोलोगे सर ये तो वेग में बदलाव हो गया। नहीं बाबू, ये वेग में बदलाव तब होता जब हम डीवी बटा dt लिखते, तब ये वेग में बदलाव कहलाता। ये वेग में मैग्नीट्यूड यानी ये है चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड, चाल, गति, गति में परिवर्तन। दिशा का कोई काउंटिविटी इसमें नहीं है। तो यहां चेंज ऑफ स्पीड हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष अगर, दिशा नहीं, समय के सापेक्ष अगर स्पीड 5 से 7 हो जाए तो एटी आगे की ओर, स्पीड 5 से 3 हो जाए तो एटी पीछे की ओर। तो ये जो 5 से आगे, 5 से 3 हो जाए, 5 से 12 हो गया, 12 से 10 हो गया, बढ़ना और घटना, यहां सिर्फ चाल की बात हो रही है, दिशा का कोई लेना देना नहीं। क्योंकि वृत्ताकार पथ पर चाहे कुछ हो या ना हो, दिशा तो हमेशा चेंज होगी। अगर दिशा नहीं चेंज होगा तो कण कभी भी वृत्ताकार पथ पर गतिशील नहीं होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मेरे पास सूत्र हाजिर है। यही हो गया, चाल में परिवर्तन समय के सापेक्ष स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आया। अब थोड़ा सा इसमें और डुबकी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या दिक्कत है। तो देखने के लिए हमको ये मिल रहा है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये तो हर बार जन्म लेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर हमेशा ही वेग की दिशा, वेग की दिशा बदलती रहेगी। बोला बहुत अच्छा। तो वेग की दिशा बदलती रहेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जन्म होता रहेगा। ठीक है सर। दूसरा, अगर हम, देखिए बाबू कितना जरूरी चीज लिख रहे हैं, अगर हम चाल भी बदल दें, चाल भी बदल दें, अब बदलने का मतलब या तो बढ़ा दें या तो घटा दें, लेकिन यहां पर हम कौन सा फोटो बना रहे हैं? बढ़ा देने वाला। तो अगर हम चाल भी बढ़ा दें, बदल दें यानी बढ़ा दें, तब स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न होगा। क्या ये बात सही है? यस सर, एकदम सही है। तो अगर हम चाल भी बदल दें तो स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न होगा। वृत्ताकार पथ पर हमेशा ही वेग की दिशा बदलती रहेगी, तो दिशा बदलती रहेगी जिससे क्या होगा सर? जिससे एसी जन्म लेगा या एसी बनेगा हर हाल में। दो बातें क्लियर। स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न होगा
जिससे स्पर्शरेखीय त्वरण का मतलब हो गया AT, जिससे जिससे AT बनेगा। तो अगर बढ़ेगा ही बात हो तो वेग की दिशा अगर ये है तो बढ़ने वाला भी इसी दिशा में आएगा, तो AT भी इसी दिशा में आएगा, क्योंकि यह स्पर्श रेखीय त्वरण है। जो निष्कर्ष ये निकाल पाएगा कि स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण दोनों एक दूसरे से समकोण पर गिरते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम यहां पर निष्कर्ष निकालेंगे कि जो स्पर्श रेखीय त्वरण है, स्पर्श रेखीय त्वरण जो है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर? अभिकेंद्रीय त्वरण पर। ये बात हमको याद रखना पड़े, ठीक। अब इसमें एक जरूरी बात और जो हमको समझना है। क्या समझना है सर? वही सब बातें, कुछ बारीकियां रहती हैं जो टीचर का आदत होता है बाबू कि सारे बारीकियों को एक साथ समझाए। आदत होता है बाबू टीचर का, और हम लोग उसको मान्यता भी देते हैं, ठीक है। सपोज कि एक कर्व है मेरे पास, वही कर्व है ये, इसी का इतना सा हिस्सा है, इतना सा हिस्सा है। कण जो है बाबू वो इस बिंदु पर v वेग से गतिशील है, v वेग मिला हुआ बाबू। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हम इसके चाल में यानी वेग का केवल परिमाण बदलते हैं, जिस वजह से AT का जन्म हो जाता है। सही है बात यहां पर? अब AT का जन्म होता है तो जो कर्व है, जो ये वृत्ताकार पथ है, उसमें एक चीज तो लागू रहेगी, दिशा तो बदलेगी ही बदलेगी। तो दिशा अगर बदल रही है तो दिशा जो बदलेगी तो केंद्र की ओर एक और त्वरण उत्पन्न होगा जिसको हम AC बोलेंगे। सही है बात? अब ध्यान दो बाबू कि हम यहां पर यह भी कह सकते हैं, पहले तो ये वाला चीज हम कह चुके हैं अभी बाबू कि क्या सर आप एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। एक चीज तो ये बोल दिया कि ये 90 डिग्री है। तो यहां पर दो निष्कर्ष हम निकाल कर कहेंगे। क्या दो निष्कर्ष निकलेगा बाबू? हम अभी बताते हैं। पहला निष्कर्ष, इसको एकदम कॉपी पे ये सब बात लिखना है बाबू, छोड़ नहीं सकते। पहला निष्कर्ष ये निकला कि AC और AT एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। बहुत अच्छा। दूसरा बाबू, ये जो होती है AT जो होती है, AT जो होती है वो समांतर होती है किसके? किसके समांतर होती है? कर्व के। अब बोलोगे कि सर कर्व के समांतर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता है कि तुम सवाल करो, और हमको अच्छा है लगता है जब तुम सवाल करोगे। सर आपने कहा AT इस कर्व के कैसे समान हो गई? तो बाबू प्रीवियस लेक्चर में हम एक सर्कल को क्या किए थे? जूम किए थे ऐसे ऐसे, अगर ध्यान हो तो जूम करके दिखलाया था कि वो लाइन क्या है, जो कर्व लग रहा है हमको देखने में वो एक्चुअल में कैसा लाइन है। एकदम जीरो लेवल पे जाके देखते हैं तो समांतर, ध्यान है? तो इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल इसके कर्व के क्या होती है? समांतर होती है। वेग की भी समांतर जा रही है यार, वेग वेग की ही दिशा में, इट इज ऑब्वियस, तो वेग के समांतर ही होगी। कर्व की भी समांतर हम बोल दिया, वेग के भी समांतर होगी। इसको टेंशन नहीं लेना है कि सर आप ऐसा बोल दिए, क्या बोल दिए। और इसका सूत्र क्या निकला था वो भी हम लिख देते हैं भाई। और इसका जो सूत्र निकला है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू डी वेक्टर v का मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या कहेगा? चेंज ऑफ स्पीड, चाल में बदलाव, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष चाल में बदलाव। तो ये हमको याद रखना है। और इस प्रकार से दो सूत्र हम लोग क्लियर किया। और अगर हमको कुछ और याद आया रास्ते में पढ़ते पढ़ते तो हम फिर से डिस्कशन को पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए बाबू। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना था, हम हट जाते हैं भाई, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हम हट गए पूरी तरह से, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा अपना एक्सेलरेशन नंबर है वो है नेट एक्सेलरेशन। ये वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण के लिए ये अपना एक्सेलरेशन नंबर 3 है।
ध्यान रखेंगे बाबू कि जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, एसी जब पढ़ रहे थे, तो वेलोसिटी कैसा था? यूनिफॉर्म, एक समान, कांस्टेंट। इसके लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रही। क्यों नहीं यूनिफॉर्म है? क्योंकि सर यहां परिमाण चेंज होने लगा, 5 वाला 6, 7, 8, 10, 12 भी मीटर प्रति सेकंड भी होने लगा, इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं है और एसी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन पे है। ठीक ठीक। नेट एक्सेलरेशन ये कहता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कुल, का टोटल, बस यही इसका मतलब है, का कुल, टोटल। अब ये टोटल कैसे निकलेगा? ठीक है, टोटल कैसे निकलेगा? हालांकि हम लोग ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं कि ए नेट इज इक्वल टू ए सी और प्लस ए टी। ये समझने के लिए अच्छा है। सीधे ए नेट बराबर क्या होगा? तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम सर्कुलर पाथ पर ही हैं तो हम क्यों ना उसी पर ऑब्जर्व करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हुआ पार्टिकल, भी वेग से गतिशील है, आगे की ओर है, इसलिए एटी भी आगे की ओर। और सेंट्रीपिटल के लिए ये हो गया एसी, ये हो गया रेडियस। और कण जो घूम रहा है, खैर वो लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर घूम रहा है तो वो कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है, थीटा हो जाता है, आर हो जाता है, सब कुछ है, बट उतना हमको जानने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये जो है नेट त्वरण, ये कहलाता क्या है? ए नेट। ए नेट, ए नेट। अब देखो बाबू ध्यान से, त्वरण तो ये भी है, त्वरण तो ये भी है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको ए नेट मिल जाएगा। नहीं, यहां पर हम यूज करते हैं किसको? वेक्टर का परिणामी। अगर आपको ये पढ़ा हुआ टॉपिक है, वेक्टर में पढ़े हो तो ठीक, नहीं पढ़े हो तो ताज क्लासेस के वेक्टर वाले टॉपिक पर जाइए और आप देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम परिणामी बता चुके हैं उसमें। तो वहां पर वेक्टर का परिणामी जो रिजल्टेंट निकलता था, अगर आपको ध्यान हो, आर इज इक्वल, वो होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आपको ध्यान हो तो, हम फिर से कहेंगे, ध्यान नहीं है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि इसको पॉज करो यार और पहले वो वीडियो देख लो। तो परिणामी जो होंगे इसके, वो ये रहे सर, आर रिजल्टेंट। इसी को, आर को हम लोग क्या पुकारेंगे? ए नेट। बहुत अच्छी बात है, ए नेट। और ये ए नेट जब हमको निकालना होगा जभी भी, तो हम करेंगे सर ए नेट बराबर अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस 2ac ए टी साथ में कॉस थीटा। क्यों सर? ए की जगह पर याद कीजिए, वेक्टर के बारे में हम पढ़ा चुके हैं बाबू। वैसे ये देखिए लग गया, ये इसका होता था रिजल्टेंट आर, ये हो गए ए, ये हो गए बी, ये हो गया कोई एंगल अल्फा, और जबकि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। ठीक, यहां पर तो 90 डिग्री दिख रहा है बाबू, देखो ध्यान से सर, यहां पर 90 डिग्री है सर, यानी AC और AT के बीच का कोण 90 डिग्री है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया ए नेट का वैल्यू, ए नेट का वैल्यू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस 2ac AT कॉस 90 डिग्री, क्योंकि AC और AT के बीच का कोण 90 डिग्री है। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। फिर ये बनाएगा ए नेट इज इक्वल अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC AT और cos 90 का वैल्यू 0। अब 0 है तो ये पूरा वैल्यू खत्म हो गया बाबू, और ए नेट का वैल्यू निकल गया रूट के साथ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो हमसे अगर बोलेगा कि परिणामी रिजल्टेंट कुल त्वरण बताओ, जब AC भी लागू हो और AT भी लागू हो, तो परिणामी त्वरण हम निकालेंगे अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मालूम होना चाहिए और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छे, कितना अच्छे से हम लोग इसको पढ़ लिया ना बाबू, मजा आ जाता है। ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब आदमी कुछ सीख रहा हो।
हमको ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कुछ सीख रहे हो यार, ऐसा बात नहीं है। ठीक है सर, अब आप क्या पढ़ाने वाले हैं? जाहिर सी बात है, सेंट्रीपिटल इधर लग रहा है, टेंजेंशियल वेग बढ़ रहा है तो वेग की दिशा में, और घट रहा है तो वेग के विपरीत दिशा में, तो वो भी दिशा मालूम। तो क्या नेट एस्केलरेशन की दिशा नहीं होगी? क्या नेट एस्केलेरेशन, नेट एस्केलरेशन की दिशा, सर क्या इसकी दिशा नहीं होगी सर? क्यों नहीं होगी? दिशा बनाने के लिए अगर आप उसी लेक्चर को देखिएगा, जिस लेक्चर को हम अभी रेफरेंस दे रहे हैं आपको, उसको देखिएगा तो आप जानिएगा कि परिणामी अगर स्पर्श रेखीय के साथ अल्फा कोण पे झुका हो तो आपको इसी अल्फा को फाइंड आउट करना होता है। tan अल्फा बराबर, देखिए हम दिशा बता देते हैं, हम समझा देते हैं कैसे दिशा समझा जाएगा। तो tan अल्फा जब आपको बोला कि पता करो tan अल्फा क्या होगा, तो आपको सबसे पहले ये चीज ड्रॉ करना है। यहां पे थोड़ा सा सही से नहीं बन पाया है, बट आप समझ जाइएगा कि इसको हम इससे मिलाए हैं, इसको हम इससे मिलाए हैं। तो अगर ये AC है तो ये भाई साहब भी AC होंगे, और अगर ये AT है तो ये भी वेक्टर का AT ही होगा। ठीक है बात? अल्फा, ये वाला एंगल है अल्फा, मींस ये वाला फोटो है, ये फोटो बन रहा है। ठीक, ये हो गया AT, ये वाला लाइन, ये वाला जो है वो है A नेट, A नेट है, ये इसके बराबर है जो कि AC है, और ये एंगल हो गया अल्फा। तो tan अल्फा, अल्फा बराबर लंब, लंब कौन हो गया? AC, और आधार कौन हो गया? AT। सही। तो सर दिशा कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि दिशा निकालने के लिए तुमको अल्फा चाहिए, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स AC अपॉन AT। बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ इतना सा बात देखना है कि स्पर्श रेखीय, तो एक्सक्यूज मी, आपको सिर्फ ये देखना है कि स्पर्श रेखीय त्वरण से कितने डिग्री पर परिणामी त्वरण गया हुआ है, कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर परिणामी त्वरण गया हुआ है। अगर वो डिग्री मालूम होगा तो इसका मतलब परिणामी त्वरण की दिशा मालूम होगी। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्श रेखीय त्वरण से 60 डिग्री पर ये है, इसका मतलब 60 डिग्री पे रहेगा, तब हम आसानी से यहां पर 60 डिग्री, चांद की सहायता से यहां पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे बाबू। मान लो बोल दिया 30, तो आसानी से हम यहां पर 30 डिग्री का कोण को ड्रॉ कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री वाली दिशा पर कौन बैठा हुआ है? रिजल्टेंट यानी आर। तो इस तरीके से हम यहां पर दिशा निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम यहां पर परिमाण निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाबू। चलिए, इसके बाद हम लोग अपना फाइनल करेंगे लेक्चर नंबर 4 को, जो कि है एंगुलर एंगुलर एस्केलरेशन। एंगुलर एस्केलरेशन मतलब बहुत अच्छा, बहुत शानदार। एंगुलर को बाबू हम लोग कोणीय बोलते हैं, और एस्केलरेशन को हम लोग त्वरण बोलते हैं। अब ये कोणीय त्वरण क्या होता है? ठीक है, वृत्ताकार पाथ, बहुत बेहतर सर। वेलोसिटी, हमको मालूम है कि रेखीय त्वरण या स्पर्श रेखीय त्वरण जो होता है वो स्पीड में बदलाव पर डिपेंड करता है, पढ़े हैं ना? अभी थोड़ा देर पहले ही तो पढ़े हैं बाबू, वेरी गुड। सेंटीमीटर एस्केलेशन जो है बाबू वो V² अपॉन आर होता है। ए नेट, अच्छा इसका एक और है बाबू, आर ओमेगा का स्क्वायर। ए नेट जो होगा उसका वैल्यू आया था √AC² प्लस AT²। दिशा भी लिख दें क्या? नहीं, दिशा लिखने की जरूरत नहीं है, अब सब वैल्यू पे ही बात चल रही है। अगर इसका रेडियस हम आर माने तो सेंट्रीपिटल तो AC पे होगा, क्योंकि कोई भी कण जो वृत्ताकार पथ पर है उसकी दिशा तो बदलनी तय है, तो सेंट्रीपिटल तो रहेगा ही रहेगा। ये जो हो गया, ये हो गया वेग कौन सा? कोणीय, कोणीय वेग बोलते हैं। त्वरण जो होता है बाबू वो वेग परिवर्तन की समय दर होती है। तो अगर अगर हम वो त्वरण निकाल रहे हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कोणीय त्वरण।
अल्फा। तो कोणीय त्वरण जो होता है वो वो कोणीय वेग में बदलाव समय के सापेक्ष पर काम करता है। जैसे नॉर्मल जो त्वरण हम लोग पढ़ते हैं वो वेग परिवर्तन की समय दर होती है ना, तो ये कोणीय वेग के समय परिवर्तन की समय दर होगी। और अगर समय को हम बिल्कुल इंस्टेंटेनियस कर दें, क्षणिक कर दें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, तब हमको वही ये अल्फा जो है वो इंस्टेंटेनियस के लिए डी ओमेगा अपॉन डी टी कहलाएगी, डी ओमेगा अपॉन डी टी कहलाएगी, जो बताएगा क्षणिक समय के लिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी निश्चित छोटे से समय पर, उस टाइम के लिए डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी किसके सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिक्कत लगा समझने में? चलो इसको हम और क्लियर कर देते हैं बाबू। ऐसा कैसे? देखो, एक होता है लीनियर, लीनियर। अब लीनियर में हम लोग जानते हैं एक होता है बाबू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। शुरू लेक्चर याद कीजिए, पूरा चर्चा किए थे, एक्स से या एस से। फिर होता है बाबू लीनियर वेलोसिटी, भी हो गया बाबू, सही है ना? एंगुलर, एंगुलर, एंगुलर। उसी तरह से यहां पे होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी क्यों अभी लाएंगे, यहां पर अभी हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय कोणीय विस्थापन, थीटा, अगर आपको ध्यान हो। और फिर दूसरा था एंगुलर वेलोसिटी, वेग, वेग वेग वेग, ओमेगा। तब सब याद आ जाएगा तुरंत। इसके बाद हम त्वरण निकाले तो लीनियर एस्केलेरेशन, एस्केलेरेशन, लीनियर एस्केलेरेशन ए से 9th क्लास में भी पढ़े और अपना सेकंड चैप्टर में भी पढ़े थे 11th वाले में। और यहां एंगुलर एस्केलेरेशन इज इक्वल टू यहां डी ओमेगा अपॉन डी टी। अच्छा, वृत्ताकार पथ के लिए देखेंगे तब ये टेंजेंशियल हो जाएगा, एटी हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पे रैखिक वेग की दिशा में जो त्वरण है वो एटी है ना बाबू, या तो इधर या तो इधर। तो एटी यहां अगर बढ़ रहा है वेग तो एटी आगे की ओर, इस बिंदु से आगे की ओर, कौन, एटी। और अगर वेग घट रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की दिशा वेग के अपोजिट, वेग के अपोजिट होगा। देखो देखो कैसा कैसा लेक्चर है, कैसा कैसा, अरे बाप रे बाप, इतना पढ़ना पड़ता है सर? तो तुमको का लगा बउआ, तुमको का लगा कि ऐसे ही काम चल जाएगा? ठीक है सर। तो इस प्रकार हमने चारों प्रकार के त्वरण को डिस्कस किया। कुछ किताबों में सेंट्रीपिटल एस्केलरेशन ही जिक्र में रहता है, बट किसी स्टैंडर्ड बुक को देखिएगा तो वहां ये चारों प्रकार के एस्केलरेशन मौजूद होते हैं। ठीक, जिस तरीके से हम जो वीडियो अपलोड करते हैं और आप लोग वीडियो देखते हैं और उस कमेंट से हमको लगता है कि वाकई में पढ़ रहे हो, तो हम भाई इस तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। तुम देखते रहो, हम वीडियो बनाते रहेंगे, तुम सवाल पूछते रहो, हम उत्तर देते रहेंगे। ये रिलेशन अगर इस तरीके से हम लोग बना कर रखेंगे तो बेशक हम लोग अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगे, और जैसा भी हो, सुझाव हो या अच्छा लगे तो तारीफ हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक और ज़रूरी बात, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, थैंक यू।